फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, जो हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट पार्ट है, जिसे अब हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग से जानते हैं। उसमें हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक ये डिसऑर्डर या प्रॉब्लम या डिजीज़ है। सो एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हम चेस्ट पेन भी बोलते हैं, ये हमारा एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब आपको पता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो ये हमारा कैरेक्टराइज होता है एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। जो हमारा चेस्ट पेन होता है वो एपिसोड्स में होता है। सो जो हमारा ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चीमिया, मायोकार्डियम आपको पता ही है हमारे हार्ट की लेयर होती है, उसमें जब इस्ची मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। जो हमारा ये मायो एंजाइना पेक्टोरिस है, वो हमारा एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन है, जो हमारा मायोकार्डियल इस्चीमिया की वजह से होता है। और इस्चीमिया किस वजह से होता है? इनएडुकेट मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई से होता है। सो डेफिनेशन क्लियर है आपको। और जो हमारा एंजाइना है वो हमारा चेस्ट पेन के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा कोस किसकी वजह से होता है? डिक्रीज ब्लड फ्लो। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है, उसमें जो हमारा ब्लड का फ्लो वो डिक्रीज हो जाता है। और ये हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आता है। और अब हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स की। सो इसमें हमारा आता है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, साइलेंट इस्चीमिया और रिफ्रैक्टरी एंजाइना। स्टेबल एंजाइना हो जाता हमारा हो हमारे रेस्ट से हम रिलीव हो जाता है। जो पेन होता है रेस्ट करने से वो हमारा रिलीव हो जाता है। और ये हमारा होता है फिजिकल वर्क या फिर स्ट्रेन की वजह से, या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो, हाई टेंशन हो, उसकी वजह से। अब आता है अनस्टेबल एंजाइना। ये हमारा रेस्ट से रिलीव नहीं होता है, और ये हमारा इन्फेक्शन से पहले की स्टेज होती है। ओके। और ये इसमें हमारा एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन या फिर मॉर्फिन सल्फेट, ये हमारे ये यूज़ होते हैं मेडिसिन में। अब आता है वेरिएंट एंजाइना। ये हमारा आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और ये हमारे मोस्टली यंग पीपल्स में ज़्यादा देखने मिलता है। और ये सीवियर और ज़्यादा लंबे समय चलता है, प्रोलॉन्ग होता है। और इसमें हमारा जो हमारा PQRS होता है ना, वेव होता है ECG की, उसमें ही ST का एलिवेशन हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है ST में। सो अब आता है साइलेंट स्टीम है। इसमें हमारे जो हमारे ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिलते। इसके बाद है रिफ्रैक्टरी एंजाइना। इसमें ये हमारा सबसे मोस्ट सीवियर है, और इसमें ST जो है उसका डिप्रेशन हो जाता है। ST में जो गैप होता है वो और डिप्रेस हो जाता है। और ये मोस्टली वुमेन्स में देखने को मिलता है। और ये बहुत सीवियर पेन होता है, अनटोलरेबल। अब बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम या फिर नेचर। एक तो स्लोली और क्विकली बढ़ता है। ओके, या तो स्लोली होगा या फिर क्विकली होगा। और ये हमारा माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा, और कुछ केसेस में सीवियर भी होता है। अब ये सब एक्सटर्नल उस स्क्वीजिंग, मतलब जैसे स्क्वीज करते हैं ना, उस टाइप से स्क्वीज कर रहा हो कोई, उस टाइप का पेन होता है। ये हमारा 15 to 20 मिनट्स होता है, और ये एपिसोड्स में होता है। और ये हमारा जो हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है ना, उससे निकल के हमारा जो हमारे लेफ्ट शोल्डर है, आर्म है, जो है नेक है, और बैक की तरफ रेडिएट होता है पेन। अब हम बात करते हैं इसके कोजेस की, या ईटियोलॉजी बोल सकते हैं। तो मायोकार्डियल इस्चीमिया हुआ। ओके। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, मतलब प्लेक फॉर्मेशन, या फिर मतलब जो हमारा लिपिड्स होते हैं, फैट जो है मतलब डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो में। अब ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, अब ब्लड सप्लाई किस किस चीज़ से कम हो सकती है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो, या फिर नैरोइंग ऑफ आर्टरी स्टेनोसिस, मतलब नैरोइंग ऑफ आर्टरी, एयोर्टिक एन्यूरिज्म हो, ब्लड डिसऑर्डर हो, जैसे अनीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ। ओके। और ब्लड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मोर बहुत मतलब जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिस्क फैक्टर के। सो सबसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं,
और नॉन मॉडिफाइड मतलब नॉन चेंज कर मतलब जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज हुआ उसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो मॉडिफाइड मतलब एक्सपोजर टू कोल्ड, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैवी मील्स, डायबिटीज मेलाइटस और ओबेसिटी। ये वो चीज़ें हैं मतलब जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ओबेसिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब हमारे रिस्क फैक्टर्स है। अब नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स आते हैं हमारे एज, फैमिली हिस्ट्री, और ये मोस्टली हमारे फीमे मेल्स में देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो मतलब ये हमारा जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये हमारा कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो या किसी भी कोर्स की वजह से मान लो इस्चीमिया हुआ, तो अभी हमारा जो मतलब बॉडी में है वो इंक्रीज होगी डिमांड O2 की। हार्ट हार्ट पे जो वर्कलोड इंक्रीज होगा, हार्ट को और ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी और ज़्यादा ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होगी। और किसी ब्लड में मतलब डिफेक्ट इस्चीमिया हो, हाइपोक्सिया हो, अनीमिया हो, उसकी वजह से मतलब उतनी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन बॉडी और फोर्स करेगी उसे वर्क करने को, जिसकी वजह से O2 का लेवल कम हो जाएगा हार्ट में और इस्चीमिया हो जाएगा, जो हमारी इस्चीमिया की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस स्टार्ट हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, मतलब कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक होता है हमारा कार्डिक एंजाइम टेस्ट, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। सो उसमें हम देखते हैं इनका लेवल, कार्डिक कैथेटराइजेशन होता है, और इकोकार्डियोग्राम होता है, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे, कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, इसमें हमारे हार्ट की ब्लड वेसल को देख सकते हैं हम। और अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, जो उसका मतलब मेन मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट पहले 3 टाइप के होते हैं, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग। सबसे हम पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है NTG। NTG मतलब नाइट्रोग्लिसरीन। जो हमारा ये NTG है ये हमारे डायलेट करता रहता है वेंस को और आर्टरीज को, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ईजिली होता है। तो अब हम बात करते हैं बीटा अड्रेनेर्जिक या बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स, या इन्हें हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, जिसमें प्रोपेनोल आता है, एनेडोल आता है। ये हमारे हार्ट रेट को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। अब आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें आता है डिलिटेजिमीन, नाइफेडीन। ये हमारा वर्कलोड होता है, हार्ट को वो कम करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं और O2 की सप्लाई इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी कोगुलेंट, ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट मास, और उसके बाद हम ऑक्सीजन भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर पेशेंट का हमारा SpO2 डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है हमारा CABG, जो हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होता है। ओके, उसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी स्टंट। फिर आता है PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें हमारा एक कैथेटर डाला जाता है हमारी फीमोरल आर्टरी के थ्रू, जो हमारा मतलब फिर वो हमारे मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल होती है यहाँ पे क्लॉट हो रहा है या फिर मतलब प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे जाता है, उसमें बैलून अटैच होता है, जब हमें वो मिल जाता है जो हमारा प्लेग फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे बैलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। अब जब इन्फ्लेट होगा बैलून, तो वहाँ पे जो हमारा प्लेग फॉर्मेशन है वो मतलब डेस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो जो हमारा हम ट्यूब डालते हैं उससे PTCA को वापस निकाल लेते हैं। अब आता है एथेरेक्टमी, मतलब रिमूवल ऑफ आर्टरी। इसके बाद आता है ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिवेस्कुलराइजेशन। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। एक तो हमें पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करना है 4 आवरली या रेगुलरली, जब भी हमें आवरली या फिर जो भी हमें डॉक्टर बोलता है। उसके बाद हमें सेमी फॉलर पोजीशन देनी है पेशेंट को, ECG करनी है, NTG
देना है पेशेंट को, और एंटीजी हम सबलिंगुअल देते हैं। उसके बाद ऑटो थेरेपी देनी है, ह्यूमिडिफाई एयर होनी चाहिए, नेजल कैनुला या ऑक्सीजन मास्क के थ्रू देनी है। फिर एंजाइटी कम करनी है पेशेंट की। पानी हमें देना है, वाटर इनटेक 3 to 4 लीटर होना चाहिए। और फिर हमें मॉनिटर करना है इनटेक एंड आउटपुट, पेन को रिव्यू करना है, उसको हमें इमोशनल सपोर्ट भी देना है। अब हमारा अगर एंजाइना पेक्टोरिस था तो उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है, और डिसअरिथमियास होते हैं। अब नर्सिंग केयर प्लान की बात करते हैं। सो हमें पेन लोकेशन, ड्यूरेशन और सीवियरिटी पेन की चेक करनी है, पता करनी है। वाइटल साइन देखने हैं, ईसीजी करनी है। और नर्सिंग डायग्नोसिस करके हो सकता है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई और नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू एंजाइना इंक्लूडिंग डिजीज प्रोसेस। और एक्यूट पेन, अब इसके बाद करते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन। इसमें हमारे गोल क्या क्या है। एक तो गोल है हमारा रिलीव करना हमें पेन को। तो हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या है। एक तो हमें मतलब इन्फॉर्म करना है नर्स को पेन होगा तो। फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट देखना, पेन कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, रेडिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद हमें करना है एक्टिविटी नहीं करनी है हमें, मतलब अगर पेन हो रहा है ज़्यादा हिलना चलना नहीं है। ओके, और कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाना है, सेमी फाउलर पोजीशन में। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डाइट मेंटेन करनी है, और रेस्ट प्रमोट करता है। ओके, उसके बाद है हमारे सेकंड जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है, नॉलेज डेफिस रिलेटेड टू एंजाइना इंक्लूडिंग डिसीज प्रोसेस। तो इसका हमारा गोल है एनहेंस करना नॉलेज को। सो नर्सिंग इंटरवेंशन है, एक तो हमें इंफॉर्मेशन देनी है जिससे पेशेंट ईजिली समझ सके, और टीचिंग प्लान बनाना है, एजुकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर देने हैं, ईटियोलॉजी की एजुकेशन देनी है क्यों क्यों होता है, और हमें क्वेश्चन करने हैं पेशेंट से, या फिर जो भी इसका क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। अब एजुकेशन दे सकते हैं हमें, एक तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, अवॉइड करना है हैवी मील, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना है। और अगर पेन होता है तो हमें एक्टिविटी नहीं करनी है, रेस्ट लेना है, एंटीजी लेना है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मतलब डे फॉलोअप करना चाहिए। और अगर हमारे कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछने चाहिए। ओके, I hope you like this video. If you like this video, then subscribe and share with your friends. Thank you.